ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी रोज़ प्लांट के बारे में। कुछ काम करूंगी अपने रोज़ेस के प्लांट्स पर, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए फ्रेंड्स, किसी को सपोर्ट करना कोई बुरा काम नहीं है, ये एक अच्छा काम है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैं शुरुआत कर रही हूँ कनेर के फ्लावर्स के साथ। देखिए, अभी मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, फिर भी मेरा कनेर देखिए फ्लावरिंग पे आ चुका है और इसमें कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। देखिए फ्रेंड्स, नवंबर का मंथ चल रहा है और सितंबर अक्टूबर से हम अपने रोज़ेस के प्लांट्स पर काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे उनकी रिपोर्टिंग हो या उसमें कोई कटिंग या प्रूनिंग करनी है या फिर उनकी आपको कटिंग ग्रो करनी है या फिर उसमें फर्टिलाइज़र जो भी मिक्स करना है आपको, तो ये काम हम सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं। पर जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में ये काम नहीं किया है, आप नवंबर तक इस काम को कर सकते हैं। इवन कि आप पूरे विंटर सीज़न में फरवरी मार्च तक अपने रोज़ेस के प्लांट्स को जो चाहे खाद दे सकते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए उसमें जितना चाहे फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। पर उसकी कटिंग और प्रूनिंग के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और कुछ लोग दिसंबर में भी उसकी कटिंग करते हैं पहाड़ी एरियाज़ में, जहाँ रोज़ेस का प्लांट दिसंबर मंथ में भी डोरमेंसी पीरियड में ही होता है, बहुत ठंड और कोहरे की वजह से। पर यहाँ मैदानी इलाकों में जहाँ हम लोग रहते हैं, गर्म इलाकों में, यहाँ पर इतनी ठंड होती नहीं है, तो सितंबर अक्टूबर के बाद से हमारे रोज़ेस के प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उनमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती ही रहती है जनवरी फरवरी तक। और फिर फरवरी में तो वो हैवी ब्लूमिंग पर आ जाते हैं और मार्च अप्रैल तक अच्छी तरह से ब्लूमिंग करते हैं। और फिर यहाँ पर गर्मियों में डोरमेंसी पीरियड में वो प्लांट चले जाते हैं मैदानी इलाकों में। पर पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, सारी साल ही आपको लगभग इनकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हर मौसम में आपको इन पे फ्लावरिंग नज़र आ जाएगी, इनकी अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। बस एक्सट्रीम विंटर्स को छोड़कर जो दिसंबर और जनवरी का मंथ है, उसमें थोड़ी सी इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, फ्लावरिंग भी कम हो जाती है पहाड़ी इलाकों में। तो इसीलिए वहाँ के लोग दिसंबर जनवरी में ही अपने रोज़ेस के प्लांट्स की कटिंग और प्रूनिंग करते हैं। तो देखिए, ये है मेरे रोज़ेस के प्लांट्स और इन पर जो काम करना था वो मैं कर चुकी हूँ। बस मेरा एक ही प्लांट रह गया है, क्योंकि उसमें लगा था कैप्सिकम का प्लांट और उसमें फ्रूटिंग हो रही थी। तो आज ही मैंने उसमें से कैप्सिकम हार्वेस्ट की है और अब मैं उसके प्लांट्स को हटाने वाली हूँ और उस पर मैं काम करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको अपने रोज़ेस के प्लांट्स दिखा देती हूँ। देखिए, ये बहुत ही अच्छी हेल्दी कंडीशन में तो नहीं है। देखिए, इनकी मैंने कटिंग ग्रो की थी फरवरी में, और जो इनकी अच्छी कटिंग थी ना, इस तरह की पेंसिल साइज़ की, इस तरह की, वो कोई भी ग्रो नहीं हुई। और जो इस तरह की पतली पतली कटिंग्स थी, टिप्स की जो कटिंग थी, वो सभी ग्रो हो चुकी। तो मैंने क्या किया कि उनको रहने दिया, क्योंकि जब इन्हें अच्छा खाद पानी सब कुछ मिलेगा तो फिर ये अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। अभी देखिए, इनकी हालत कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं इसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र, और देखिए मैंने इनको अभी शिफ्ट किया है। एक्चुअली में जब मैंने कटिंग्स ग्रो की थी तो मैंने इन्हें प्लास्टिक के पॉट्स में 5-7 कटिंग जैसे ये लगाई है, इसी तरह से लगा ली थी। और उनमें से जो कटिंग ग्रो हो गई थी, एक पॉट में 3-4 प्लांट थे, तो उन सभी को मैंने सेपरेट करके अलग अलग पॉट्स में लगा दिया। देखिए, एक ये प्लांट है, एक ये वाला प्लांट है, और देखिए पीछे भी कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि मैं अभी अभी हिमाचल होकर आई हूँ दिवाली की छुट्टियों में, तो वहाँ से भी मैं कुछ रोज़ेस की कटिंग देखिए ये लेकर आई हूँ। तो मेरे पास जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ वहाँ मैंने उन्हें लगा दिया है। और ये देखिए, इनमें तो ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए, इनमें ग्रोथ शुरू हो चुकी है।
तो इनको मैंने इस बार बिल्कुल भी चांस नहीं लिया है। मेरे बहुत सारे प्लांट्स वर्मी कंपोस्ट ना मिलने की वजह से, जो घर से मैं गोबर की खाद लाई थी जो पूरी तरह से डिकम्पोज़ नहीं थी, तो उसकी वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट्स इस बार ख़राब हुए हैं और यहाँ तक कि सॉइल भी ख़राब हो चुकी है फंगस की वजह से। तो मैंने इस पे वीडियो भी शेयर किया था और आपने ज़रूर देखा होगा। तो उस सॉइल को मैंने धूप में सुखा लिया है, पर अब मुझे लग रहा है कि उसको मैं दोबारा यूज़ करूँ किसी प्लांट में या नहीं। तो मैं क्या करूँगी कि उसको एक किसी पॉट में डाल के कोई एक प्लांट उस पे लगा के देखूँगी कि दोबारा फंगस लगती है या नहीं लगती है। जब मैं श्योर हो जाऊँगी कि ये सॉइल बिल्कुल से फंगस फ्री हो चुकी है, तभी फिर मैं उसका दोबारा यूज़ करूँगी, वरना फिर मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी। तो इस बार मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया है और मैं पत्तों की खाद घर से थोड़ी सी लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी खाद लेके आई थी, पर मेरे ये जो रोज़ेस के प्लांट हैं इनके लिए वो सफ़िशेंट थी। देखिए तुलसी के सीड धूप में सूख रहे हैं, प्लेट्स में मैंने रखे हैं, और देखिए वहाँ पर भी कुछ सीड हैं। एक बहुत ही अच्छा वाटरमेलन समर सीज़न में घर लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, छोटे से साइज़ का, और बहुत ही मीठा था, मतलब और दोबारा फिर वो मिला भी नहीं कभी, और ना ही मैंने देखा उसको। तो उसके सीड मैंने निकाल लिए थे, तो इनको भी मैं ग्रो करके देखूँगी समर सीज़न में, अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जगह और सॉइल और पॉट्स हुए तो मैं ग्रो करके देखूँगी। कुछ सीड घर पे भी दे दूँगी उनको भी ट्राई करने के लिए। देखिए गार्डनिंग में तो ट्राई करना ही पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तभी जाके हमें कुछ उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं बात कर रही थी अपने रोज़ेस के प्लांट पर। देखिए फ़िलहाल मैंने इसमें कोई और दूसरी खाद नहीं डाली है, सिर्फ़ मैंने पत्तों की खाद इसमें डाली है। मेरे ख़्याल से 40% मैंने पत्तों की खाद इसमें डाली है और 60% इसमें सॉइल है। और देखिए इस तरह की इसकी मिट्टी बनी है, देखिए। और मैंने सभी रोज़ेस प्लांट को लगाया है मिट्टी के पॉट में, क्योंकि जब गर्मियाँ यहाँ पे शुरू होती हैं मैदानी इलाकों में, तो गर्मियों की वजह से भी हमारे बहुत सारे रोज़ेस के प्लांट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें प्लास्टिक के पॉट्स में लगाते हैं तो हीट चारों तरफ से जब उस प्लास्टिक के पॉट को हिट करती है, तो वो और भी उसकी सॉइल बहुत ही ज़्यादा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत सारे रोज़ेस के प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इस बार कोशिश की है कि सभी रोज़ेस के प्लांट्स को मैं मिट्टी के पॉट में ही लगाऊं। देखिए अगर ये सभी कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं, तो फिर मैं इनको लगाने के लिए मानसून सीज़न में मिट्टी के पॉट और लेकर आऊँगी। पर देखिए हमेशा हमारी सारी कटिंग्स ग्रो नहीं होती हैं, कभी कभी कुछ कटिंग्स ऐसी भी होती हैं जो ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए मैंने सेफ साइड बहुत सारी कटिंग लगाई है एक एक पॉट में, तो इनमें से कोई एक कटिंग तो ग्रो हो ही जाएगी। अब अगर हम बात करें कि हमें कटिंग किस तरह की लेनी है, देखिए आजकल बहुत सारे लोग अपने रोज़ेस की प्लांट्स की कटिंग करते हैं। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आपकी जितनी भी कटिंग्स निकलती हैं इन प्लांट्स में से, सभी को आप ग्रो करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी कटिंग चल जाए। देखिए हम सोचते हैं कि इस तरह की हेल्दी कटिंग हम लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी, पर कई बार इसका उल्टा होता है, ये कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है और जो पतली सी कटिंग हमने लगाई होती है वो ग्रो हो जाती है। तो आपके पास जितनी भी कटिंग है आप सभी को लगा लीजिए, जिनको ग्रो होना होगा हो जाएगी, जिनको ग्रो नहीं होना होगा उनको आप बाद में निकाल लीजिए। इस तरह से आप कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप नवंबर मंथ में दिसंबर जनवरी तक इसकी कटिंग ग्रो कर लें। फरवरी में भी आप ग्रो कर सकते हैं, पर होता ये है कि फरवरी मंथ में ये प्लांट फुल ग्रोथ पर होता है और इसके जितने भी ये नोड एरिया होते हैं ना, ये नोड एरिया, देखिए कटिंग ग्रो करने के लिए हमें इन नोड एरियाज़ की ज़रूरत होती है। और अगर इन नोड एरियाज़ में पहले से ग्रोथ शुरू हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये अगर इस तरह की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो आप इस कटिंग को कट करके लगाएंगे तो ये नहीं लगेगी। तो आप हमेशा ट्राई करें कि कटिंग आप इस तरह की लें जिसकी नोड एरियाज़ जो हैं इनकी ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है।
तो इन कटिंग के लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इस तरह की कटिंग आप लगाएंगे तो देखिए वो कटिंग भी आपकी वेस्ट ही होगी। इससे अच्छा है कि आप उसे प्लांट पर ही रहने दें और वो ग्रो भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए पहले से ही इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। जब आप इसे कट करेंगे तो ये शॉक में कटिंग जाएगी और ये इसकी जो ग्रोथ हो रही है ये सूख जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और देखिए अब यहाँ से फिर आपको नई ग्रोथ मिलने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमेशा आपको इस तरह की कटिंग लेनी है। देखिए इसको लगाए हुए मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है और देखिए इसके नोड एरिया पे देखिए अब थोड़ा थोड़ा फुटाव नज़र आने लगा है। तो हमेशा कोशिश करें कि इस तरह की कटिंग लगाएं। अब बात करते हैं इसके सॉइल मिक्स के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसमें 60% जो है सॉइल ली है, वो भी अच्छी वाली घर से हिमाचल से लाई हुई। वहाँ की सॉइल बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ की सॉइल तो थोड़ी येलो कलर में होती है। देखिए ये हिमाचल से लाई हुई सॉइल है और ये थोड़ी रेतीली है और थोड़ी सी हैवी रहती है। तो जल्दी आपके प्लांट का पानी सूखता नहीं है अगर आप उसे मिट्टी के पॉट में लगाते हैं। और 40% मैंने इसमें पत्ते की खाद डाली है। और अभी फ़िलहाल मैं इसमें कोई दूसरा फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करूँगी, जैसे कि बोन मील और प्रॉम फर्टिलाइज़र, या फिर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए लोग पोटाश का भी यूज़ करते हैं। अभी तो देखिए इनकी ग्रोथ शुरू ही हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए नई नई पत्तियाँ आ रही हैं रेड कलर की। तो बस अभी के लिए ये ठीक है। पर मेरा एक प्लांट है जिसकी मैंने कुछ भी केयर नहीं किया, अभी मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। देखिए ये है मेरा प्लांट। देखिए ये अडेनियम के प्लांट्स हैं। इनकी भी मैंने रीपॉटिंग की है क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए थे। और देखिए इनमें बड्स भी आ रही हैं। ये देखिए मेरे अडेनियम के प्लांट सारे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं 2 प्लांट लेकर आई थी और उससे मैंने 5 प्लांट बना लिए हैं। देखिए ये कटिंग से मैंने सारे ग्रो किए हैं और सिर्फ 2 प्लांट मैं ख़रीद के लाई थी, उन्हीं की कटिंग ग्रो कर कर के अब मेरे पास 5 प्लांट हो गए हैं। तो ये देखिए ये है मेरा रोज़ का प्लांट और ये मैंने नर्सरी से लिए थे। हाइब्रिड जो प्लांट आते हैं ग्राफ्टेड, वो प्लांट है। तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे कलर लिए थे, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के रोज़ेज़ लिए थे, पर अफसोस कि समर में वो बिल्कुल भी नहीं बच पाए। और बस ये एक प्लांट बच गया है। मुझे लगा था ये भी ग्रो नहीं करेगा, पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो क्यों ना अब मैं इसमें खाद वाद मिला दूँ, हो सकता है ये चल ही जाए। तो ये देखिए इसमें कैप्सिकम के प्लांट्स लगे थे और अभी अभी मैंने कैप्सिकम इससे तोड़ी है। और ये देखिए मेरी कुंदरू की बेल, ये कुंदरू की बेल है और इसने देखिए इसको पकड़ लिया है। जो परवल होता है ना, उसी की ये बेल है। तो फ़िलहाल देखिए मुझे इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। ये देखिए, पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको पूरा का पूरा उखाड़ने वाली हूँ। देखिए क्योंकि अब इस प्लांट के चांसेस नहीं हैं कि इसमें और कैप्सिकम लगेगी। एक्चुअली इसमें मरोड़िया रोग भी लग चुका है। तो इसको मैं निकाल रही हूँ और इसको मैं ऐसे रख ले रही हूँ। बाद में मैं इसकी ये जो बेल इसको चिपकी हुई है इसको हटा लूँगी। देखिए एक प्लांट ये लगा है और जितना भी इस सॉइल में मतलब पोषण था, वो सारा पोषण जो है वो ये प्लांट ले चुके हैं। ये जो कैप्सिकम के प्लांट हैं और अब इसमें कुछ भी पोषण नहीं बचा है। तो पहले क्या करूँगी मैं, ये देखिए पहले मैं इसकी, ये देखिए इस तरह का मैं आपको बताती हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसमें ये देखिए लास्ट ईयर मैंने इसमें ये प्रॉम फर्टिलाइज़र के कुछ दाने इसमें डाले थे और पोटाश के, तो वो अभी तक भी हैं। मतलब हो सकता है इनका असर ख़त्म हो गया हो, पर दाने तो अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो होता है ना फर्टिलाइज़र, बहुत ही स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है। तो आप कोशिश करें कि इसको ना पीस के आप डालें। अगर आप इसे पीस के डालेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दाने, ये हैं पोटाश के रेड वाले और ये ब्लैक वाले हैं प्रॉम फर्टिलाइज़र, जिसमें फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। ये दोनों फर्टिलाइज़र मैंने ऑर्गेनिक ही ऑर्डर किए थे और मैं आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी।
देखिए फ़िलहाल जो है हम ये सारी सॉइल इसमें से निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैंने इसकी सॉइल निकाल ली है, लगभग हाफ़ मैंने इसको खाली कर लिया है और देखिए अब तो इसकी रूट्स भी नज़र आने लगी हैं। तो अब हम इसे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और देखिए मैंने ये सॉइल मिक्सचर बना के रखा है, पत्तों की खाद इसमें मिली हुई है। इसी पत्तों की खाद में मैंने अडेनियम के प्लांट को भी रिपोर्ट किया है, मतलब पत्तों के खाद के मिक्सचर में। ये देखिए लीफ कंपोस्ट इस तरह की होती है, तो वो इसमें मिली हुई है। क्योंकि मैं इस बार कोई भी रिस्क नहीं लूँगी। वैसे देखिए मैं घर से खाद लेकर आई हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि ये सेफ़ है डालनी या नहीं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा सूखने के लिए रखा हुआ है। तो इसे मैं जो सीज़नल मेरे प्लांट्स होंगे ना उनमें यूज़ करके देखूँगी। वैसे भी वो 2-3 मंथ तक ही फ्लावरिंग करते हैं, अगर कोई नुकसान होना होगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं ये रोज़ेज़ के प्लांट में रिस्क नहीं लूँगी। और ये मैं खाद जो पत्तों की खाद वाला जो मैंने पॉटिंग मिक्सचर बनाया है, इसमें है 40% पत्तों की खाद। ये देखिए किस तरह की खाद है, ये 40% है इसमें पत्तों की खाद और इसमें 60% है गार्डन सॉइल जो मैं हिमाचल से लेकर आई हूँ, ख़ास ये रोज़ेज़ के प्लांट्स के लिए। तो हम इसको इसमें डालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी, ये देखिए पत्तों की खाद है, इस तरह का इसका कलर होता है और ये बहुत ही हल्की भी है। तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ खाली कर लिया है। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसमें कोई भी फंजीसाइड या कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि देखिए हमारी सॉइल में कोई फंगस नहीं है। फंजीसाइड का यूज़ आप तभी करें जब आपके सॉइल में फंगस हो, वरना वो वेस्ट ही होता है। क्योंकि फंगस लगनी होती है तो वो लग ही जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फंजीसाइड अपने पॉटिंग मिक्स में डाला है तो आपके प्लांट में फंगस नहीं लगी। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि फंजीसाइड डालकर भी जो मैंने पॉटिंग मिक्स बनाया था उन प्लांट्स में भी फंगस लगी है, तो वो वेस्ट होता है। उसका यूज़ आप तभी करें जब आपको श्योर हो कि आपके जो पॉट है इसमें फंगस है, और फिर आप उसका लिक्विड डालें उसमें, उसको डाइल्यूट करके पानी के साथ, तो फिर वो वर्क करेगा। अदरवाइज़ वो वेस्ट ही होता है। तो अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, ना प्रॉम फर्टिलाइज़र डालूँगी। ये मेरा काफ़ी, देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है इसका आपको 30 से 40% यूज़ करना पड़ता है सॉइल के साथ। और जो हमारी गोबर की खाद होती है उसका आपको 50% 60% यूज़ करना पड़ता है अच्छे रिज़ल्ट के लिए सॉइल के साथ। पर ये जो हमारी पत्तों की खाद होती है ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि ये ठंडी खाद होती है, पर ये मतलब पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है कि अगर आप सॉइल के साथ इसकी 10 to 15% क्वांटिटी ही डालें तो वो सफ़िशेंट होती है। वो ये जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है इसके मुकाबले में बहुत ही कम यूज़ की जाती है ये पत्तों की खाद, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती है। मैं एक मतलब मैंने एक गुड़हल का प्लांट लगाया था एक पॉट में और उसमें मैंने पत्तों की खाद डाली थी और पूरी साल मैंने उसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, ना कंपोस्ट थी ना कुछ लिक्विड था। और आप यकीन मानिए वो एक साल में इतनी उसने ग्रोथ की और इतनी उसने फ्लावरिंग की, तो उससे मुझे पता चला कि ये जो पत्तों की खाद में अक्सर कहा जाता है कि ये बहुत ही कम यूज़ होती है क्वांटिटी में, ये बिल्कुल सच है। तो देखिए ये काफ़ी है इसके लिए फ़िलहाल ग्रोथ के लिए। फिर जब मैं इसमें ऐड करूँगी प्रॉम फर्टिलाइज़र और पोटाश ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल देखिए मैं इसको, ये मैंने बना कर रखा है तो इसको मैं वैसे ही डाल दूँगी और फिर मैं देखूँगी कि इसकी कितनी ग्रोथ जो है होती है। वैसे देखिए मेरे बहुत सारे प्लांट्स रोज़ेज़ के बहुत अच्छी अच्छी फ्लावरिंग, अच्छे अच्छे कलर वाले, अच्छे अच्छी साइज़ वाले ख़राब हो गए हैं गर्मी में। तो इसीलिए इस बार मैं नर्सरी से कोई भी
प्लांट रोज़ेज़ का नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो एरिया है, मैदानी इलाके जो हैं नॉर्थ इंडिया के, ये बहुत ही गर्म होते हैं और मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ। हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के ये जो हाइब्रिड और ये जो ग्राफ्टेड रोज़ेज़ होते हैं ये बच जाते हों, लेकिन मेरे तो नहीं बचे। तो अब मैं लाने भी नहीं वाली हूँ, इसीलिए मैं घर से कुछ कटिंग्स ले आई हूँ। अगर ये ग्रो कर जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं ट्राई करूँगी, पर अब मैं नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं लूँगी। देखिए वो 250 रुपीज़ में मुझे प्लांट्स मिले थे और एक सीज़न भी सही से वो, एक साल भी सही से वो नहीं निकाल पाए। तो प्लीज़ बजट फ्रेंडली गार्डनिंग करने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास आपको जितनी भी कटिंग्स मिल जाएं, उन्हीं से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। और फ्री का गार्डन बनाने का एक अलग ही मज़ा है। देखिए पैसे खर्च के तो कोई भी अच्छी प्लांट्स ख़रीद के नर्सरी से ला सकता है, पर उनके बचने की गारंटी तभी है अगर आपको एक्सपीरियंस है उनके बारे में और आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं और वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी होती हैं और यहाँ का मौसम कैसा है और गर्मी और सर्दियाँ कितनी पड़ती हैं, उस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्लांट्स तो हम बहुत आसानी से ले आते हैं, तो ख़ासकर जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने गार्डनिंग शुरुआत की है, प्लीज़ आसपास आपके जो भी नज़र आए कटिंग्स आप लेकर आइए अपने आस पड़ोस से, पार्क से, रोड साइड से, और ट्राई कीजिए उनको ग्रो करने का। कभी ना कभी तो ग्रो हो ही जाएंगी। और अब मैं इसमें कर दूँगी वाटरिंग, और जब मुझे इसमें ग्रोथ नज़र आएगी, देखिए ग्रोथ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, पर जब मुझे इसमें अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी प्रॉम फर्टिलाइज़र और पोटाश जो ऑर्गेनिक है। फिर मैं आपसे भी उसको शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए देखिए अब मैं इसको फुल धूप में रखूँगी। आप अपने रोज़ेज़ के प्लांट्स को विंटर में सारे दिन की धूप दें, नहीं तो इनके जो लीव्स हैं उन पर वाइट पाउडरी मिलीड्यू टाइप कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और स्पाइडर माइट्स और बहुत सारी और स्कैल्प की दिक्कत भी रोज़ेज़ में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जो स्टेम्स पे चिपक जाते हैं और अपना साइज़ बड़ा करते रहते हैं और सारी स्टेम्स का सैप चूस लेते हैं और प्लांट आपको पता ही नहीं चलता कैसे ख़राब हो गया। और जब आप उन स्कैल्प्स को हटाते हैं ना, तो सारी स्टेम वहाँ से येलो हो चुकी होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और देखिए अब फिर अगर आपको लगे कि कोई आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ अगर मैं बताना भूल गई हूँ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ट्राई कीजिए बजट फ्रेंडली गार्डनिंग करने का, फ्री के प्लांट्स तैयार करने का, इधर उधर से कटिंग ग्रो करने का। और देखिए अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ओम शांति।